हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेसेस और आज का हमारा टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसे हिंदी में हम पाचन तंत्र बोलते हैं। मैं चाहूँगा कि इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले आपको एक ओवरव्यू दे दिया जाए कि इस टॉपिक में हमको पढ़ना क्या क्या है और डाइजेशन का मीनिंग क्या होता है। तो देखिए, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, चाहे वो एनिमल्स हो या प्लांट्स हो, चाहे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहने के लिए फूड की रिक्वायरमेंट होती है। अब ये फूड हमारी बॉडी में क्या क्या रोल प्ले करता है, एक बार जरा उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। आपको पता ही है कि फूड जो है हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। उसी तरीके से आपको पता है कि फूड जो है हमारी बॉडी की ग्रोथ और रिपेयरमेंट में मदद करता है। उसी तरीके से आपको पता है कि फूड जो है हमें डिजीज से प्रोटेक्ट करके रखता है। तो इस तरीके से बहुत सारे यूज हैं इस फूड के, और इसलिए हम कह सकते हैं कि फूड जो है ये हमारी लाइफ की बेसिक रिक्वायरमेंट है। इस फूड के बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते हैं। अब सवाल ये है कि जब भी हम कोई फूड इनटेक करते हैं तो इस फूड के माध्यम से हमारी बॉडी में जाता क्या क्या है। तो देखिए, हम कोई भी फूड खा लें, हम चाहे कोई भी फूड खा लें, उस फूड के माध्यम से हमारी बॉडी में कुछ न्यूट्रिएंट्स जाते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर एक्सेट्रा। ठीक है। इन न्यूट्रिएंट्स में से जो ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं, जिनका मेजर रोल होता है, वो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। एक बार मैं लिस्टिंग कर देता हूं इनकी, ध्यान दीजिएगा। कोई भी फूड जब हम इंटेक करते हैं तो उस फूड के माध्यम से हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर एक्सेट्रा, ये चीजें इन फूड के माध्यम से हमारी बॉडी में जाती हैं। जिसमें से जो मेजर रोल होता है वो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स का। क्योंकि ये जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट होते हैं, ये होते हैं कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल्स। ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये एज इट इज हमारी बॉडी में जाके यूटिलाइज नहीं हो पाते हैं। जब ये फूड के माध्यम से ये न्यूट्रिएंट्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट हमारी बॉडी में जाते हैं, तो ये एज इट इज हमारी बॉडी इनको यूटिलाइज नहीं कर पाती है, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं। तो हमारी बॉडी क्या करती है, इन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स का पहले ब्रेकडाउन करके इनको पहले सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करती है। आप यूं समझ सकते हैं कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, इसको एज इट इज हमारी बॉडी में यूटिलाइज कर पाना या हमारे ब्लड में डिसॉल्व कर पाना, ये हमारी बॉडी के लिए मुश्किल होता है। तो हमारी बॉडी क्या करती है, पहले इन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करके, यानी कि तोड़ के, इनको सिंपलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करती है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करती है। ठीक है। जब ये मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन होकर छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो फिर इसको यूटिलाइज कर पाना हमारी बॉडी के लिए आसान हो जाएगा, या हम यूं कह सकते हैं, तो फिर ये हमारे ब्लड में इजीली डिसॉल्व हो सकते हैं, और फिर वो ब्लड जो है इन न्यूट्रिएंट्स को हमारे हर ऑर्गन तक पहुंचा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, तो हमारी बॉडी क्या करती है कि इन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन करके इनको सिंपलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करती है, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं डाइजेशन। यानी कि डाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि हमारी बॉडी इन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन करके इनको सिंपलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करती है, और इसमें बॉडी की मदद कौन करता है, वो है एंजाइम्स। एंजाइम्स जो हैं वो डाइजेशन की प्रोसेस में मदद करते हैं हमारी बॉडी का। ठीक है। अब सवाल ये है कि यहां पर एंजाइम्स क्या होते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। एंजाइम्स का मतलब होता है, एंजाइम्स कुछ केमिकल्स होते हैं जो कि प्रोटीन से बने होते हैं, और ये डाइजेशन के प्रोसेस में मदद करते हैं, डाइजेशन करने में मदद करते हैं। ठीक है। डाइजेशन जो होता है वो दो टाइप का होता है, मैं लिख देता हूं। देखिए, तो डाइजेशन का क्या मतलब बताया मैंने आपको। डाइजेशन का मतलब मैंने बताया breakdown of complex molecules, breakdown of complex biomolecules into simpler biomolecules, into simpler biomolecules with the help of enzymes, is called digestion. डाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि हम इन कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन करके इनको सिंपलर बायोमोलिक्यूल्स के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ताकि उसे इजीली हम अपने ब्लड में डिसॉल्व करके और उसको हर एक बॉडी ऑर्गन तक पहुंचा सकें। ठीक है।
और इसमें हमारी मदद कौन करता है? इसमें हमारी मदद करते हैं एंजाइम्स। अब सवाल ये है, ये एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम्स जो होते हैं कुछ केमिकल्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी में अलग अलग जगह से सिक्रीट होते हैं। एंजाइम्स जो हैं कुछ केमिकल्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी में अलग अलग ऑर्गन में सिक्रीट होते हैं और ये प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं और ये क्या करते हैं? डाइजेशन के प्रोसेस में हमारी मदद करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको एंजाइम्स क्लियर हो गया होगा। अब डाइजेशन जो है वो दो प्रकार का होता है। जो डाइजेशन होता है हमारी बॉडी में वो दो टाइप का होता है। डाइजेशन जो है हमारी बॉडी में दो टाइप का होता है। एक होता है फिजिकल डाइजेशन, एक होता है फिजिकल डाइजेशन और दूसरा होता है केमिकल डाइजेशन। दूसरा होता है हमारा केमिकल डाइजेशन। अब हमें ये समझना है कि ये फिजिकल डाइजेशन और केमिकल डाइजेशन क्या होता है। देखिए, इस फिजिकल के आगे भी डाइजेशन वर्ड लगा हुआ है, इस केमिकल के आगे भी डाइजेशन वर्ड लगा हुआ है। और डाइजेशन का मतलब हमने समझ लिया कि डाइजेशन का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन करके उनको सिंपलर मॉलिक्यूल्स में तोड़ना, दैट इज कॉल्ड डाइजेशन। यानी कि मॉलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन यहां पर भी होगा, मॉलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन यहां पर भी होगा। अगर मॉलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन फिजिकली किया जा रहा है तो उस टाइप के डाइजेशन को हम बोलते हैं फिजिकल डाइजेशन। ठीक है, यानी कि फिजिकली उसको तोड़ तोड़ के छोटा किया जा रहा है तो उस टाइप के डाइजेशन को हम बोलते हैं फिजिकल डाइजेशन। अगर मॉलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन केमिकल्स की मदद से किया जा रहा है यानी कि एंजाइम्स की मदद से किया जा रहा है तो उसको हम बोलते हैं केमिकल डाइजेशन। इन दोनों डाइजेशन का मैं आपको एग्जांपल देता हूं। देखिए, जब भी हम कोई खाना खाते हैं तो सबसे पहले उस खाने को हम अपने मुंह में डालते हैं और जब उस खाने को हम मुंह में डालते हैं तो उसके बाद हम उस खाने को चबाना शुरू करते हैं। जब हम उस खाने को चबा रहे होते हैं तो उस वक्त हमारे मुंह में दोनों प्रकार का डाइजेशन हो रहा होता है। मैं आपको समझाता हूं कैसे। देखिए, कोई भी खाना जो सॉलिड पार्ट होता है जब हम उसको मुंह में डाल के और जब उसको चबाते हैं तो हमारा दांत क्या कर रहा होता है? उस वक्त उस बड़े फूड मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करके छोटे छोटे फूड मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर रहा होता है। ठीक है, इट मींस कि वो कहीं ना कहीं फिजिकल डाइजेशन कर रहा है। ठीक, और एट द सेम टाइम हमारे माउथ में सलाइवा सिक्रीट हो रहा होता है यानी कि लार बन रहा होता है और वो लार हमारे फूड के साथ मिक्स होके वो भी उस फूड को डाइजेस्ट करने में मदद कर रहा होता है। ठीक है, यानी कि उस समय वो केमिकल डाइजेशन कौन कर रहा होता है? हमारा सलाइवा। और फिजिकल डाइजेशन कौन कर रहा होता है? हमारे टीथ। यानी कहने का मतलब ये है कि जब हम उस फूड को अपने मुंह में डाल के चबा रहे होते हैं तो उस वक्त दोनों प्रकार का डाइजेशन हमारे माउथ में स्टार्ट हो जाता है, फिजिकल डाइजेशन भी और केमिकल डाइजेशन भी। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी आप कोई खाना खाएं तो उसको प्रॉपर अमाउंट में चबा के उस खाने को अंदर आप इंगल्फ करें। ठीक है, जब तक वो प्रॉपर अमाउंट में आप उसको चबाएंगे नहीं तो वो सलाइवा उसमें अच्छे से मिक्स नहीं हो पाएगा। अगर सलाइवा अच्छे से मिक्स नहीं हो पाएगा तो फूड के डाइजेशन में आपको प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो चलिए, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि डाइजेशन का क्या मतलब होता है। डाइजेशन जो होता है इसका मतलब होता है कि हम किसी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन करके उसको सिंपलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं एंजाइम्स की मदद से, तो उसको हम डाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, ये डाइजेशन का प्रोसेस हमारी बॉडी में होता है। ठीक है, डाइजेशन दो प्रकार का होता है, एक फिजिकल डाइजेशन और दूसरा केमिकल डाइजेशन। ठीक है, फिलहाल हमको जो डिस्कस करना है वो डिस्कस करना है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। वीडियो को पॉज करके आप जो मैंने लिखवाया था वो आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल जो हमारा टॉपिक है वो है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। देखिए, इस ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में बेसिकली हमको दो चीजों के बारे में पढ़ना होता है। एक होता है एलिमेंट्री कैनाल, एक होता है एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। एक होता है एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल में क्या क्या आता है और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में क्या क्या आते हैं इसकी मैं यहां पर लिख रहा हूं, आप इसको अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। उसके बाद मैं आपको डायग्राम की मदद से इस पूरे को समझाऊंगा कि कौन सी चीज कहां पर सिचुएटेड होती है और इसका क्या रोल होता है। ठीक है, देखिए, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की अगर बात करी जाए तो ये हमारी बॉडी में जो मेन जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं वो होता है, एक तो होता है सलाइवरी ग्लैंड, एक होता है सलेवरी ग्लैंड। ठीक है, जो कि आपको पता ही है कि हमारे माउथ में प्रेजेंट होता है। दूसरा होता है हमारा लिवर और तीसरा होता है हमारा पेंक्रियास। सलिवरी ग्लैंड, लिवर और पेंक्रियास, ये तीन सलिवरी ग्लैंड, ये तीन डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं जो कि फूड को डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं। क्यों? क्योंकि ये कुछ एंजाइम सिक्रीट करते हैं और वो एंजाइम्स जो हैं वो फूड को डाइजेस्ट करते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये तीन डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में हमको पढ़ना है। अगर मैं बात करूं एलिमेंट्री कैनाल की, तो इस एलिमेंट्री कैनाल में क्या क्या पढ़ना है हमको जरा वो देख लेते हैं हम। ठीक है, देखिए, एलिमेंट्री कैनाल में सबसे पहले हमको पढ़ना है माउथ।
सबसे पहले हमको माउथ के बारे में पढ़ना है, उसके बाद हमको पढ़ना है फेरिंग्स, फेरिंग्स के बारे में पढ़ना है, उसके बाद हमको पढ़ना है ईसोफेगस, ईसोफेगस जिसको कि हम फूड पाइप भी बोलते हैं, जिसको कि हम फूड पाइप भी बोलते हैं। उसके बाद हमको पढ़ना है स्टमक, स्टमक। उसके बाद हमको पढ़ना है स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन जिसको हिंदी में छोटी आंत बोला जाता है। इस स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, इस स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। इस स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। और लास्ट जो होता है वो होता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। इस लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट होते हैं, सीकम, कोलोन और रेक्टम, सीकम, कोलोन, रेक्टम। तो ये सारी चीजें हमको इस एलिमेंट्री कैनाल के बारे में पढ़नी है। तो एलिमेंट्री कैनाल के कितने हिस्से हमको पढ़ने हैं ये देखिए, मैंने आपको क्या समझाया एक बार मैं समझा देता हूं। हमारा टॉपिक है आज का ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में बेसिकली हमको 2 चीजों के बारे में पढ़ना होता है, एक होता है एलिमेंट्री कैनाल और एक होता है हमारा डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ठीक है, अगर मैं इसके बारे में थोड़ा सा अगर आपको बताना चाहूं तो ध्यान दीजिएगा। देखिए एलिमेंट्री कैनाल का क्या मतलब होता है। एलिमेंट्री कैनाल एक लंबी सी पाइप होती है जो कि हमारे माउथ से स्टार्ट होके और हमारे एनस तक जाती है, हमारे माउथ से स्टार्ट होके और हमारे बॉडी के फ्रंट में, जिसको कि हम बायोलॉजी की भाषा में एंटीरियर पार्ट बोलते हैं। एंटीरियर पार्ट मींस फ्रंट पार्ट, ठीक है, और पोस्टीरियर पार्ट मींस पीछे वाला पार्ट। ठीक है, जो पीछे वाला पार्ट है दैट इज कॉल्ड पोस्टीरियर पार्ट और जो सामने का जो हिस्सा होता है दैट इज कॉल्ड एंटीरियर पार्ट। तो जो एलिमेंट्री कैनाल है इसकी शुरुआत हमारे बॉडी के एंटीरियर में माउथ से शुरू होती है और इसका जो एंड होता है वो हमारी बॉडी के पोस्टीरियर में एनस पर जाकर खत्म होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये हमारी बॉडी में एक लंबी सी पाइप होती है जो कि माउथ से शुरू होकर और हमारे एनस तक खत्म होती है। और आपको सुन के ताजुब होगा कि जो एलिमेंट्री कैनाल होती है इसकी कुल लंबाई लगभग 32 से 33 फुट होती है, 32 से 33 फीट। ठीक है, आपको सुन के ताजुब होगा कि आपकी हाइट जो है लगभग 5-6 या मैक्सिमम लोगों की हाइट 6.5 या 7 फीट होती है, लेकिन एक 6.5 या 7 फीट के इंसान के अंदर इस 33 फीट लंबी पाइप को किस तरीके से अरेंज किया गया है, सोचिए ये नेचर का एक गिफ्ट है। ठीक है, जिसके बारे में हमको पढ़ना है आज, पूरा डिटेल में हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से इस 6 या 7 फीट के इंसान के अंदर इस 33 फीट की पाइप को पूरे को फिट किया गया है। ठीक है, तो इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो अगर फिट में देखा जाए तो इसकी कुल लंबाई जो होती है इस एलिमेंट्री कैनाल की वो होती है लगभग 32 से 33 फीट, लेकिन अगर मीटर में देखा जाए तो इसकी कुल लंबाई लगभग 9 मीटर के करीब होती है। ठीक है, तो आई होप आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी लंबी पाइप होती है। एक्चुअल में ये पाइप जो होती है आगे जाके हमारे पेट में बिल्कुल कॉइल्ड होती है, जिसकी वजह से ये इतनी लंबी पाइप को हमारे पूरी बॉडी में फिट किया होता है। ठीक है, और ये पूरी बॉडी में फिट होती है। ठीक है, और ये पूरी बॉडी में भी नहीं होती है, ये एक तरीके से देखा जाए तो लगभग आधी बॉडी में ही ये इतनी लंबी पाइप जो है ये पूरी फिट है। ठीक है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और ये जो पाइप होती है ये डिफरेंट प्लेस पर डिफरेंट शेप ले लेती है और उसका अलग अलग नाम हो जाता है और उसका अलग अलग फंक्शन हो जाता है। उन्हीं चीजों के नाम मैंने यहां पर लिखे हैं। सबसे पहले माउथ, फिर ये पाइप आगे जाके फेरिंग्स फॉर्म कर लेती है, फिर ये पाइप आगे जाके ईसोफेगस बना लेती है, उसका भी अलग रोल होता है, फिर ये पाइप आगे जाके स्टमक बना लेती है हमारी बॉडी में। ठीक है, ये लेफ्ट साइड पे हमारा स्टमक होता है। ठीक है, स्टमक बना लेती है, इसका भी अपना एक रोल होता है, आगे बताएंगे आपको। ठीक है, फिर ये पाइप आगे जाके स्मॉल इंटेस्टाइन बना लेती है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 हिस्से होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, और फिर यही पाइप आगे जाके लार्ज इंटेस्टाइन बनाती है जिसके 3 हिस्से होते हैं, सीकम, कोलोन एंड रेक्टम। ये सीकम CAECUM है इसकी स्पेलिंग। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका एलिमेंट्री कैनाल। उसके बाद है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स क्या होते हैं? डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, अच्छा, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स को डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक चीज ये बताना चाहूं कि ये ग्लैंड्स शब्द जो मैंने यूज किया है, इस ग्लैंड का क्या मतलब होता है। ठीक है, हो सकता है आप में से एक दो को दिक्कत हो रही होगी कि ग्लैंड शब्द क्या मैं यूज कर रहा हूं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ग्लैंड्स का क्या मतलब होता है। ग्लैंड्स जो होते हैं ये हमारी बॉडी के अंदर ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, या इसको आप ऑर्गन समझ सकते हैं। ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं या ऑर्गन्स होते हैं जिनका काम होता है समय समय पर जब भी जरूरत पड़े तो ये हमारे एलिमेंट्री कैनाल के अंदर
कुछ एंजाइम सिक्रीट करते हैं। अब एंजाइम्स क्या होते हैं मैं आपको बता चुका हूं। एंजाइम्स कुछ केमिकल्स होते हैं जो कि फूड को डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं। और ये केमिकल्स निकलते कहां से हैं? ये केमिकल्स निकलते हैं ग्लैंड्स से, जिसको हिंदी में ग्रंथि बोला जाता है, जिसको हिंदी में ग्रंथि बोला जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ये हमारी बॉडी में अलग अलग पोजीशन पर ये कुछ ग्लैंड सिचुएटेड होते हैं, जिनका काम होता है कि वक्त आने पर, समय समय पर ये क्या करते हैं कि कुछ एंजाइम्स को सिक्रीट करते हैं। जब उनको दिखता है कि फूड हमारे पास आ रहा है और अब हमको ये एंजाइम सिक्रीट करना चाहिए, तो वो उस समय जो है वो एंजाइम सिक्रीट करते हैं और फिर वो एंजाइम जो है उस फूड के साथ मिलके और उसको डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं ग्लैंड्स। तो ये जो ग्लैंड्स होते हैं बेसिकली जो देखा जाए तो ये जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स का मतलब वो ग्लैंड्स जो कि हमारे डाइजेशन के प्रोसेस में मदद करते हैं, वो बेसिकली तीन हैं। एक है सैलिवरी ग्लैंड जो कि हमारे माउथ में प्रेजेंट होता है, ठीक है। दूसरा है लिवर, लिवर जो कि हमारे पेट में, देखिए लेफ्ट साइड में मैंने आपको बताया था, लेफ्ट साइड में स्टमक होता है और राइट साइड में लिवर होता है। अभी मैं आपको डायग्राम के माध्यम से पूरा एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। लेफ्ट साइड में स्टमक होता है और राइट साइड में होता है हमारा लिवर, ठीक है, लिवर। और उसके बाद पेनक्रियास, पेनक्रियास ये भी एक सैलिवरी ग्लैंड है, ठीक है। पेनक्रियास कहां पे होता है मैं आपको एक बार थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं। लेफ्ट साइड में जहां हमारा स्टमक होता है, स्टमक के नीचे, स्टमक के नीचे और स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर, यानी कि स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में, इस बीच में एक पत्ते के शेप का, आपने देखा होगा पेड़ के पत्ते होते हैं, एक पत्ते के शेप का एक ऑर्गन होता है, दैट इज कॉल्ड पेनक्रियास। इसी को हम पेनक्रियास बोलते हैं, ठीक है। इस पेनक्रियास का भी रोल होता है हमारे डाइजेशन में। वो क्या रोल होता है आपको अभी बताया जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल आप इतना वीडियो को पॉज करके नोट कर लें, और इतना नोट करने के बाद और मैं अब इसके बाद मैं आप एक डायग्राम बनाने जा रहा हूं। उस डायग्राम के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा इस पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को, ठीक है। तो इतना पहले वीडियो को पॉज करके नोट करें। चलिए, तो ये है हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम, जिसमें मैंने अभी जो सारे ऑर्गन्स आपको बताए, एलिमेंट्री कैनाल के सारे पार्ट्स जो बताए थे और जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के सारे पार्ट्स बताए थे, उन सब की मैंने लेबलिंग की हुई है। तो बेहतर होगा कि पहले आप इसको अपनी कॉपी में ड्रॉ कर लें, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि ये हर एक ऑर्गन का क्या क्या रोल है। आई होप आपने ड्रॉ कर लिया होगा, वीडियो को पॉज करके आप ड्रॉ कर लीजिएगा। चलिए, तो डिस्कस करते हैं हम। मैंने आपको बताया था कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में हमको दो चीजों के बारे में पढ़ना है, एक है एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा है हमारे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। एलिमेंट्री कैनाल के ये पार्ट्स हैं। सबसे पहला पार्ट होता है माउथ, और मैंने आपको अभी बताया कि एलिमेंट्री कैनाल होता क्या है। एलिमेंट्री कैनाल एक लंबी सी पाइप होती है जिसकी शुरुआत हमारी बॉडी के एंटीरियर पार्ट में, यानी कि आगे वाले हिस्से में, माउथ से शुरू होकर हमारे बॉडी के पोस्टीरियर पार्ट में, यानी पीछे वाले हिस्से पे, एनस पे खत्म होती है, ठीक है। ये एक लंबी सी पाइप होती है जिसकी कुल लंबाई लगभग 32 से 33 फीट होती है। फीट में देखा जाए तो 32 से 33 फीट होती है, और अगर मीटर में देखा जाए तो इसकी कुल लंबाई लगभग 9 मीटर होती है, ठीक है। आप देख सकते हैं डायग्राम में, यहां से देखिए, ये माउथ से ये पूरी ये जो पाइप है, ये पूरी एलिमेंट्री कैनाल है। ये अलग अलग जगह पर अलग अलग शेप ले लेती है, जिसका अलग अलग नाम होता है और उसका अलग अलग फंक्शन होता है। यही एलिमेंट्री कैनाल यहां पर आई तो इसने ये एक पतला सा शेप ले लिया, पाइप नुमा, ठीक है, तो इसका नाम पड़ गया इसोफेगस, इसका अलग फंक्शन है। फिर यही पाइप आगे जाके ये चौड़ी हो गई और इसने ये स्टमक बना लिया, इस स्टमक का अलग फंक्शन है, हम पढ़ेंगे। फिर यही पाइप आगे आई और ये ऐसे आके ऐसे आके ऐसे आके, मैं इन दोनों पार्ट्स को डिस्कस नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ध्यान रखिएगा ये जो लिवर है और ये जो पेनक्रियाज है, ये जो लिवर है और ये जो पेनक्रियाज है, ये एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। ये जो लिवर है और ये जो पेनक्रियाज है, ये एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एलिमेंट्री कैनाल के बारे में अगर बात करी जाए तो ये माउथ से शुरू होता है, ये फेरिंक्स, ये इसोफेगस, ये स्टमक, और फिर ये आगे जाके यहां से ये ऐसे घूम जाती है और फिर ये अंदर जाके ऐसे बहुत ज्यादा कॉइल्ड हो जाती है, जिसको कि हम स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। ये जो बहुत ज्यादा कॉइल्ड स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ऐसे घुमा हुआ स्ट्रक्चर जो दिख रहा है, इसको हम स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं, यानी छोटी आंत बोलते हैं। और उसके बाद फिर ये जाके ये ऐसे चौड़ा हो जाता है, ये जो पाइप जैसी आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, आपको पाइप जैसा, ये आगे जाके ऐसे चौड़ा हो जाता है, ब्रॉड हो जाता है, इसको हम लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो इस पार्ट को जिसको कि हम स्मॉल इंटेस्टाइन बोल रहे हैं, इसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोलने से, इसके नाम से आप ये मत डिसाइड करें कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन इसको बोल रहे हैं तो इसका मतलब इसकी लंबाई छोटी होगी, और इसको लार्ज इंटेस्टाइन बोल रहे हैं तो इसकी लंबाई बड़ी होगी। ये स्मॉल और लार्ज का इनकी लेंथ से कोई लेना देना नहीं होता, ये बात ध्यान रखिएगा। इसको स्मॉल इंटेस्टाइन इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये पतली होती है, इसलिए इसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोला जाता है, और इसको लार्ज इंटेस्टाइन इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये चौड़ी होती है, ठीक है।
हालांकि अगर मैं इसकी लेंथ के बारे में बात करूं तो स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ ज्यादा होती है एज कंपेयर टू लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का नाम लार्ज इंटेस्टाइन है, लेकिन इसकी लेंथ जो है स्मॉल इंटेस्टाइन से कम होती है। इसकी लेंथ के बारे में बात करी जाए, अगर लंबाई के बारे में बात करी जाए, तो लार्ज इंटेस्टाइन की जो लेंथ होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन की तुलना में छोटी होती है, और स्मॉल इंटेस्टाइन की ज्यादा लंबी लेंथ होती है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है बहुत ही ज्यादा कॉइल्ड होती है। मैं तो इतना कॉइल्ड नहीं दिखा पाया डायग्राम में, लेकिन ये हमारे पेट में यहाँ पर ये बहुत ही ज्यादा कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन का। ठीक, और स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद आता है ये लार्ज इंटेस्टाइन, फिर ये लार्ज इंटेस्टाइन घूम के आता है यहाँ पर रेक्टम में, रेक्टम के बाद एनस, जो कि हमारी बॉडी के पोस्टीरियर पार्ट में होता है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई, ये पूरा डायग्राम हमने देख लिया। अब इसको वन बाय वन करके हम सारा कुछ डिस्कस करेंगे। एक बात मैं आपको और बता दूं कि मेरे पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा कुछ अलग है। मैं ऐसा नहीं करूंगा कि एलिमेंट्री कैनाल के पहले सारे पार्ट डिस्कस किए और उसके बाद फिर डाइजेस्टिव ग्लैंड डिस्कस करूंगा। मैं एलिमेंट्री कैनाल के सारे पार्ट डिस्कस करता जाऊंगा, और जहां जहां डाइजेस्टिव ग्लैंड्स आते जाएंगे उनको भी डिस्कस करता जाऊंगा साथ के साथ। अलग से इसको डिस्कस नहीं करूंगा, अलग से इसको डिस्कस नहीं करूंगा, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। मतलब कि जैसे देखिए, मान लीजिए मैं यहां से एलिमेंट्री कैनाल की शुरुआत कर रहा हूं, पहले माउथ पढ़ाया, फिर ये फेरिंक्स पढ़ाया, फिर ये हमने ये ईसोफेगस पढ़ा, ईसोफेगस जिसको कि हम फूड पाइप बोलते हैं, ठीक है, ये ईसोफेगस पढ़ा। फिर आगे जाके हमने स्टमक पढ़ा, स्टमक के बारे में पढ़ेंगे। फिर स्टमक के बाद हम आगे जाएंगे, तो आगे जाने से पहले हम लिवर को भी साथ के साथ पढ़ते चलेंगे और पैनक्रियास को भी साथ के साथ पढ़ते चलेंगे, ठीक है, ताकि ये भी जो है साथ के साथ कवर होता जाए। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो हम ये एलिमेंट्री कैनाल के जो पार्ट्स पढ़ेंगे, इसमें जिन जिन पार्ट्स के सामने ये पार्ट्स आ रहे होंगे जिनके पास, हम उनको भी साइड बाय साइड डिस्कस करते चलेंगे। यानी कि एलिमेंट्री कैनाल के साथ हम डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए, तो मैं पहले तो आपको ये बता दूं कि ये जो एलिमेंट्री कैनाल होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसकी शुरुआत हमारे बॉडी के एंटीरियर पार्ट में, एंटीरियर मतलब आगे वाले पार्ट में, माउथ से शुरू होके हमारी बॉडी के पोस्टीरियर पार्ट में एनस पे जाके खत्म होती है। इसकी कुल लंबाई लगभग 9 मीटर या 32 से 33 फीट होती है। ठीक है, अब सबसे पहले एलिमेंट्री कैनाल का जो सबसे पहला पार्ट होता है वो होता है हमारा माउथ। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपने माउथ को। ठीक है, तो आप पहले इसको मैं इरेज कर रहा हूं, और सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे माउथ। मैं डायग्राम को इरेज नहीं करूंगा, डायग्राम को ऐसे ही छोड़ दूंगा, बस मैं यहाँ पे साथ के साथ में इन ऑर्गन्स को डिस्कस करते चलूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं माउथ। मैं इसको इरेज कर रहा हूं, आई होप आपने लिख लिया होगा। चलिए, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं माउथ। देखिए, जब हम अपना माउथ खोलते हैं, अगर आप अपने माउथ को खोलें तो माउथ के अंदर ये जो खाली स्पेस दिखता है, जो खाली स्पेस जो अंदर पूरा दिखता है, दैट इज कॉल्ड बकल कैविटी। इसको हम बायो की भाषा में बकल कैविटी बोलते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जब हम माउथ को खोलते हैं तो इस माउथ के अंदर का जो हिस्सा होता है, जो खाली हिस्सा होता है, वो होता है हमारा बकल कैविटी। BUCCAL, बकल कैविटी। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, इस बकल कैविटी के अंदर 3 चीजें होती हैं जिसको कि हमको पढ़ना है या हमको उसको स्टडी करना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, वो कौन कौन सी 3 चीजें इस बकल कैविटी के अंदर जिसके बारे में हमको स्टडी करना है, जरा ध्यान दीजिएगा। जो सबसे पहली चीज जो है इस बकल कैविटी के अंदर, जो सबसे पहली चीज है वो है हमारा सैलिवरी ग्लैंड। वो है हमारा सैलिवरी ग्लैंड। ठीक है, जो दूसरी चीज है इस बकल कैविटी के अंदर जिसको कि हमको पढ़ना है, वो है हमारे टीथ, और जो तीसरी चीज है वो है हमारे टंग। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि एलिमेंट्री कैनाल की जो सबसे पहले शुरुआत होती है वो होती है माउथ से, और माउथ के अंदर 3 चीजों के बारे में हमको स्टडी करनी है। सबसे पहला सैलिवरी ग्लैंड, उसके बाद हमारे टीथ, और उसके बाद हमारे टंग। ठीक है, तो इन 3 चीजों के बारे में हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सैलिवरी ग्लैंड। ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिए आप। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम सैलिवरी ग्लैंड। तो माउथ के अंदर सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं सैलिवरी ग्लैंड। सैलिवरी ग्लैंड, देखिए भाई, सैलिवरी ग्लैंड का मतलब क्या होता है? जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि ग्लैंड का मतलब होता है ये ग्रुप ऑफ सेल्स या ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी में अलग अलग जगह सिचुएटेड होते हैं। इनका काम क्या होता है? समय समय पर एंजाइम्स को सिक्रीट करना। इनका काम होता है समय समय पर एंजाइम्स को सिक्रीट करना।
ठीक है, जब ये देखते हैं कि खाना हमारे पास आ गया तो ये फटाफट क्या करते हैं, एंजाइम सिक्रीट करते हैं ताकि वो एंजाइम्स उस खाने को डाइजेस्ट करने में मदद करें। क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं एंजाइम्स का क्या मतलब होता है, एंजाइम्स का मतलब होता है ये ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं और इनका काम होता है फूड को डाइजेस्ट करने में मदद करना। ठीक है, तो और ये एंजाइम्स निकलते कहां से हैं, ये एंजाइम्स निकलते हैं ग्लैंड से। ठीक है, वो ग्लैंड्स अलग अलग जगह हमारी बॉडी में सिचुएटेड होते हैं। ठीक है, जिसमें से सबसे पहला जो ग्लैंड है वो है सैलिवरी ग्लैंड। सैलिवरी ग्लैंड हमारे माउथ में सिचुएटेड होता है। ठीक है, देखिए तो सैलिवरी ग्लैंड जो होता है ये हमारे माउथ में सिचुएटेड होता है। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है कि सलाइवा को सिक्रीट करना। आपने देखा होगा जब भी हम कुछ टेस्टी फूड खाते हैं या देखते हैं तो हमारे मुंह में पानी आने लग जाता है। वो मुंह में एक्चुअली में पानी नहीं आता, वो एक्चुअली में हमारा सलाइवा होता है जो कि हमारे सैलिवरी ग्लैंड जो है सिक्रीट करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा जब भी हम कुछ खाते हैं तो वो खाने के साथ साथ हमारे माउथ में जो सलाइवा है वो उसके साथ मिक्स हो जाता है। तो वो सलाइवा आता कहां से है, यही सैलिवरी ग्लैंड जो है उस सलाइवा को सिक्रीट करते हैं। और ये वैसे तो ये सैलिवरी ग्लैंड जो है कंटिन्यूअसली पूरे दिन जो है सलाइवा सिक्रीट करते रहते हैं, जिसकी वजह से कभी हमारा माउथ है वो सूखता नहीं है। लेकिन इनका सिक्रीशन तब ज्यादा बढ़ जाता है जब हम कुछ खा रहे होते हैं। जब हम कुछ खा रहे होते हैं उस वक्त इनका सिक्रीशन ज्यादा बढ़ जाता है, लेकिन नॉर्मली भी ये सिक्रीट करते रहते हैं। अगर बात करी जाए तो लगभग एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में एक दिन में आपको सुन के बड़ा ताजुब होगा कि एक दिन में एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के माउथ में जो सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं वो एक दिन में 1 से लेकर 1.5 लीटर तक सलाइवा सिक्रीट करते हैं पूरे एक दिन में। अब आपको सुन के ताजुब होगा कि हमारे इतने छोटे माउथ के अंदर पूरे दिन में 1 से 1.5 लीटर सलाइवा सिक्रीट होता है। ठीक है, और वो सलाइवा अगर हम कुछ नहीं खा रहे हैं तो वो सलाइवा जो है हमारे पेट में जाता रहता है। आ गई बात समझ में? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो सैलिवरी ग्लैंड्स जो होते हैं ये हमारे माउथ में सिचुएटेड होते हैं। इनका काम होता है समय समय पर सलाइवा को सिक्रीट करना। ठीक, ये सैलिवरी ग्लैंड कितने प्रकार के होते हैं जरा एक बार वो देख लेते हैं। ये सैलिवरी ग्लैंड जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है पैरोटिड ग्लैंड, दूसरा होता है सबमैंडिबुलर ग्लैंड, और तीसरा होता है सबलिंगुअल ग्लैंड। इसको आप अपनी कॉपी में नोट करते जाएंगे साइड बाय साइड। 3 टाइप के सैलिवरी ग्लैंड हमारे माउथ के अंदर होते हैं। मैं आपको बताता हूं कि ये सैलिवरी ग्लैंड कहां कहां सिचुएटेड होते हैं। देखिए, जो सैलिवरी ग्लैंड जो पैरोटिड ग्लैंड होते हैं, सैलिवरी ग्लैंड 3 टाइप के होते हैं, तीनों का अलग अलग नाम होता है। सैलिवरी ग्लैंड हमारे माउथ में 3 टाइप के होते हैं, 3 सैलिवरी ग्लैंड होते हैं, तीनों का अलग अलग नाम होता है क्योंकि तीनों अलग अलग जगह सिचुएटेड होते हैं हमारे माउथ में। ठीक है, जो सबसे पहला है उसका नाम है पैरोटिड ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड कहां सिचुएटेड होता है जरा समझिए। देखिए, ये जो हमारे कान के जो नीचे वाला हिस्सा होता है यहां पर हमारे पैरोटिड ग्लैंड दोनों साइड सिचुएटेड होते हैं, एक यहां पर और एक यहां पर। यानी कि जो पैरोटिड ग्लैंड है ये पेयर के फॉर्म में होते हैं, एक यहां सिचुएटेड होता है, एक यहां सिचुएटेड होता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें सबमैंडिबुलर ग्लैंड, देखिए एक्चुअली में जो हमारा नीचे वाला जो जबड़ा होता है इसको हम मैंडिबल बोलते हैं। जो नीचे वाला जबड़ा होता है, आपको पता है कि हमारे जो जॉ है वो 2 हैं, एक नीचे वाला जबड़ा ऐसे करते हैं, नीचे वाला जबड़ा और एक ही ऊपर वाला जबड़ा। ठीक है, तो नीचे वाले जबड़े का नाम होता है मैंडिबल। ठीक है, इस नीचे वाले जबड़े में यहां पर सिचुएटेड होते हैं हमारे ये सबमैंडिबुलर ग्लैंड। यहां पर एक इस साइड और एक इस साइड, यहां इन दोनों साइड पर सिचुएटेड होते हैं हमारे सबमैंडिबुलर ग्लैंड। इससे पहले मैंने आपको बताया पैरोटिड ग्लैंड जो कि हमारे कान के नीचे यहां पर सिचुएटेड होते हैं। ठीक है, उसके बाद होता है सबलिंगुअल ग्लैंड। सबलिंगुअल ग्लैंड जो होता है ये हमारे जीभ के नीचे, अगर आप अपनी जीभ को उठाएं तो उसके नीचे आपको एक छोटा सा स्ट्रक्चर दिखेगा मसल का, एक्चुअल में वहीं पर सिचुएटेड होता है ये सबलिंगुअल ग्लैंड। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये 3 प्रकार के ग्लैंड्स होते हैं, ये 3 ग्लैंड्स होते हैं, ये 3 प्रकार के नहीं कहूंगा, ये सैलिवरी ग्लैंड ये 3 होते हैं, ये 3 सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं जो कि हमारे माउथ में अलग अलग जगह सिचुएटेड होते हैं। इन सबका काम एक ही होता है कि जब भी खाना हमारे माउथ में जाए ये तीनों मिलकर सलाइवा सिक्रीट करना शुरू करते हैं। ठीक है, और वही सलाइवा हमारे माउथ में उस फूड के साथ मिक्स होकर और उसको डाइजेस्ट करने में मदद करता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो एक होता है पैरोटिड ग्लैंड, दूसरा होता है सबमैंडिबुलर ग्लैंड और तीसरा होता है सबलिंगुअल ग्लैंड। ठीक है, इन तीनों की मैंने आपको पोजीशन बता दी। मैंने आपको यह बता दिया कि ये तीनों मिलके एक दिन में लगभग 1 से 1.5 लीटर सलाइवा एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के अंदर सिक्रीट करते हैं। ठीक है, चलिए अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट नोट जरा ध्यान रखिएगा, एक इंपॉर्टेंट नोट समझ लीजिए। नोट में कुछ पॉइंट, आपने एक डिजीज का नाम सुना होगा जिसको बोलते हैं मम्प्स।
आपने एक डिजीज का नाम सुना होगा जिसको बोलते हैं मम्स, हिंदी में बोलते हैं गलसुआ, हिंदी में बोलते हैं गलसुआ। गलसुआ नाम की एक बीमारी होती है जिसको मम्स बोलते हैं। जनरली ये बच्चों में देखने को मिलती है। आप में से किसी को अगर हुआ हो, वैसे तो आजकल इस मम्स जो डिजीज है इसका वैक्सीनेशन जो है बचपन में ही, जब बच्चा छोटा होता है तो तब लगा दिया जाता है। लेकिन अगर किसी को नहीं लग पाता है, ठीक है, तो उसको ये होने के चांसेस होते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि अगर किसी को टीका नहीं लगा मम्स वायरस का तो उसको हो ही जाएगा, होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। कभी कभार आपने देखा होगा, अगर किसी को हुआ हो आप में से, तो आपने देखा होगा बचपन में, आपको अगर याद हो तो कभी कभार यहाँ पर जो है इस हिस्से में, यहाँ कान के नीचे वाले हिस्से में स्वेलिंग हो जाती है और बहुत ज्यादा दर्द होता है इस हिस्से में और बहुत ज्यादा फीवर आ जाता है, ठीक है। तो एक्चुअल में जो मम्स डिजीज है जिसको कि हम गलसुआ बोलते हैं, ये मम्स डिजीज जो है ये हमारे इस पैरोटिड ग्लैंड में जब वायरस का इन्फेक्शन होता है तो ये पैरोटिड ग्लैंड जो कि यहाँ पे सिचुएटेड होती है ये फूल जाती है और फूलने की वजह से दर्द होता है और बॉडी में फीवर आता है। तो ये मम्स डिजीज इस पैरोटिड ग्लैंड से संबंधित है। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि जो मम्स डिजीज होती है ये होती है किस वजह से, जब इस पैरोटिड ग्लैंड में वायरल इन्फेक्शन होता है, वायरस की वजह से इन्फेक्शन होता है इस पैरोटिड ग्लैंड में, तब जाके ये पैरोटिड ग्लैंड स्वेल कर जाती हैं, फूल जाती हैं और जिसके वजह से हमारे यहाँ पर पूरी स्वेलिंग हो जाती है, फेस जो है बिल्कुल अजीब सा दिखने लग जाता है, आपको फीवर रहेगा और दर्द रहेगा। हालांकि ये 2-3 दिन में जो है ये ठीक भी हो जाती है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं मम्स, जो कि हमारे मम्स डिजीज is caused by viral infection of parotid gland, वायरल इन्फेक्शन ऑफ पैरोटिड ग्लैंड। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ये जो मम्स डिजीज है जिसको गलसुआ बोलते हैं, ये हमारे पैरोटिड ग्लैंड में वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है, ठीक है। ये बात हमने समझ ली। जो दूसरा नोट का इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देखिए, मैं इसको इरेज कर रहा हूं, इसको नोट कर लीजिए आप। दूसरा पॉइंट नोट का, नॉर्मली our salivary gland secretes approx 1 से 1.5 लीटर सलाइवा इन अ डे। हमारा जो सैलिवरी ग्लैंड है वो एक दिन में लगभग 1 से 1.5 लीटर सलाइवा जो है हमारे माउथ में सिक्रीट करता है एक दिन के अंदर, ठीक है। ये भी नोट का सेकंड पॉइंट आप नोट कर लें। चलिए, आपने नोट कर लिया होगा। उसके बाद जो तीसरा नोट का इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी ये सब कुछ सैलिवरी ग्लैंड के बारे में चल रहा है। जो तीसरा नोट का इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जो हमारा जो सलाइवा होता है उसमें पाया क्या क्या जाता है। हमारा जो सलाइवा जो कि हमारे मुंह में सिक्रीट होता है उसमें क्या क्या चीजें होती हैं। सलाइवा में 2 प्रकार के एंजाइम्स होते हैं। जो हमारा सलाइवा होता है उसके अंदर 2 प्रकार के एंजाइम्स होते हैं। एक होता है हमारा सैलिवरी अमाइलेस, एक एंजाइम का नाम होता है सैलिवरी अमाइलेस, जिसको कि हम टाइलिन भी बोलते हैं। पी साइलेंट होता है इसमें, PTYLINE, टाइलिन भी बोलते हैं। और दूसरा होता है हमारा लाइसोजाइम। ये जो हमारा सलाइवा होता है इसके अंदर 2 टाइप के एंजाइम्स पाए जाते हैं। एक होता है सैलिवरी अमाइलेज जिसको कि हम टाइलिन बोलते हैं और दूसरा होता है लाइसोजाइम। अब जरा ध्यान से समझिएगा, ये जो सैलिवरी अमाइलेज या जो लाइसोजाइम होता है इसका क्या काम होता है। ये जो लाइसोजाइम होता है इसके अंदर एंटी बैक्टीरियल एक्शन होता है। ये जो लाइसोजाइम होता है ये हमारी बॉडी के अंदर एंटी बैक्टीरियल एक्शन को परफॉर्म करता है। एक्चुअल में होता क्या है, जैसे आपने देखा होगा कि कोई भी चीज जब हम खाते हैं, अगर उस फूड के माध्यम से छोटे मोटे बैक्टीरिया कभी कभार हमारे माउथ में चले जाते हैं
हैं तो उन बैक्टीरिया को, अगर गलती से कभी कभार चले जाते हैं तो उन बैक्टीरिया को हमारे माउथ के अंदर बनने वाला जो सलाइवा है ये उनको किल कर देता है, यानी कि उनको मार देता है। आपने देखा होगा जो छोटे बच्चे होते हैं जो जमीन पर खेल रहे होते हैं, हम लोग तो खैर बड़े हैं तो फल वगैरह कुछ भी खाते हैं तो पहले धो के खाते हैं, लेकिन आपने नोटिस किया होगा जो छोटे बच्चे जो जमीन पे खेल रहे होते हैं वो कुछ भी उठाते हैं और मुंह में डाल लेते हैं। वो कुछ भी उठाया और मुंह में डाल लिया, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी उनकी तबीयत इतनी जल्दी खराब नहीं होती है। क्यों? क्योंकि हमारे माउथ में जो सलाइवा सिक्रीट हो रहा है, ये सलाइवा के उस सलाइवा के अंदर ये प्रेजेंट होता है लाइसोजाइम, जो कि क्या करता है कि अगर किसी फूड के माध्यम से कोई छोटे मोटे बैक्टीरिया उसके माध्यम से अगर हमारे माउथ में जाते भी हैं तो उन बैक्टीरिया को ये जो लाइसोजाइम है वो मार देता है। ठीक है, तो ये लाइसोजाइम के अंदर जो है एंटीबैक्टीरियल एक्शन होता है। ठीक है, एंटीबैक्टीरियल एक्शन मींस कि ये बैक्टीरिया के अगेंस्ट वर्क करता है। जितनी भी बैक्टीरिया छोटे मोटे अगर हमारे माउथ में चले जाएं गलती से तो उनको ये किल कर देता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस लाइसोजाइम के अंदर क्या होता है, एंटीबैक्टीरियल एक्शन होता है, एंटीबैक्टीरियल एक्शन होता है। ठीक है, तो ये लाइसोजाइम तो अब क्लियर हो गया होगा आपको। अब चलते हैं सैलिवरी अमाइलेज या टाइलिन, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। सैलिवरी अमाइलेज या टाइलिन, इसका क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है समझिए। ये क्या करता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम जो भी फूड खाते हैं तो उस फूड के माध्यम से हमारी बॉडी में, जब हम कुछ भी खा लें उसके माध्यम से हमारी बॉडी में बेसिकली तीन चीजें जाती हैं। वो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या फिर फैट। हम कुछ भी खा लें या तो हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट जाएगा या प्रोटीन जाएगा या फैट जाएगा। आगे बात समझ में? तो ध्यान रखिएगा इन तीनों में से जो कार्बोहाइड्रेट होता है, इस कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हमारे माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और वो कौन सा कार्बोहाइड्रेट? स्टार्च होता है। स्टार्च एक कार्बोहाइड्रेट है। उस स्टार्च को हमारे माउथ में जो प्रेजेंट सलाइवा है, इस सलाइवा के अंदर एक एंजाइम पाया जाता है, दैट इज कॉल्ड सैलिवरी अमाइलेज। ये सैलिवरी अमाइलेज जो है उस स्टार्च को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। ये प्रोटीन को नहीं डाइजेस्ट करता, फैट को डाइजेस्ट नहीं करता, ये कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है। कार्बोहाइड्रेट में भी स्टार्च को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। तो ध्यान रखिएगा ये जो सैलिवरी अमाइलेज होता है ये कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है। कार्बोहाइड्रेट में भी कौन से कार्बोहाइड्रेट को? स्टार्च को डाइजेस्ट करता है। लेकिन ध्यान रहे ये स्टार्च को पूरा डाइजेस्ट नहीं कर पाता। इसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती है कि जो भी हमने खाया है उसके अंदर जो पूरा स्टार्च है उसको ये डाइजेस्ट कर दे। ये जो भी स्टार्च आपने खाया है उस स्टार्च के सिर्फ 30% पार्ट को ही ये डाइजेस्ट कर पाता है। बाकी का स्टार्च जो है वो अंदर जाता है और अंदर के बाकी ऑर्गन्स में समझाऊंगा कि बाकी ऑर्गन्स उसको डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं। तो सिर्फ 30% स्टार्च को जो है ये हमारा सैलिवरी अमाइलेज डाइजेस्ट कर पाता है। तो ध्यान रखिएगा ये जो सैलिवरी अमाइलेज है ये क्या करता है, इट इज हेल्पफुल, इसको मैं मिटा देता हूं। ये सैलिवरी अमाइलेज जो है इट इज हेल्पफुल इन डाइजेशन ऑफ, पार्शियल डाइजेशन लिखूं मैं, पार्शियल का मतलब होता है आधा अधूरा, पार्शियल डाइजेशन ऑफ स्टार्च। ये करता क्या है, देखिए ये जो स्टार्च है, स्टार्च को ये टाइलिन जो है, टाइलिन बोलिए या सैलिवरी अमाइलेज बोलिए, ये जो टाइलिन जो होता है ये स्टार्च को डाइजेस्ट करके किस में बदल देता है, ये स्टार्च को डाइजेस्ट करके माल्टोज में बदल देता है। कि ध्यान रखिएगा ये माल्टोज में बदल देता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा जो सैलिवरी अमाइलेज जो कि हमारे सलाइवा में होता है एंजाइम, ये हमारे स्टार्च को, हमारे फूड में प्रेजेंट जो स्टार्च होता है उसको डाइजेस्ट करके ये माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। ये ध्यान रखिएगा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हमारे माउथ में प्रेजेंट जो सैलिवरी एंजाइम है, या तो ये पूछ लेगा, वो किसी भी तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में घुमा के पूछ सकता है कि कौन सा सैलिवरी एंजाइम है जो कि स्टार्च को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। तो ध्यान रखिएगा उसका नाम क्या होगा, सैलिवरी अमाइलेज या टाइलिन। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हमारी बॉडी में कहां से स्टार्ट हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हमारी बॉडी में हमारे माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम कुछ भी खाते हैं तो उस फूड के माध्यम से हमारी बॉडी में तीन चीजें जाती हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या फिर फैट।
कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या फिर फैट, जिसमें से कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन तो हमारे माउथ से शुरू हो जाता है, लेकिन प्रोटीन और फैट का डाइजेशन यहां से शुरू नहीं होता, वो बाकी आगे जाके किसी ऑर्गन से स्टार्ट होगा, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछे कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहां से शुरू हो जाता है, तो ये हमारे माउथ से शुरू हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट है जिसको कि हमारे माउथ में प्रेजेंट सलाइवा जो है उसको डाइजेस्ट करता है, वो है स्टार्च। स्टार्च को जो है हमारे माउथ में प्रेजेंट सलिवरी अमाइलेज या टाइलिन जो है उसको डाइजेस्ट करके माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। एक बार इसको रिकॉल करते हैं, ध्यान दीजिएगा। मैंने आपको बताया कि हमें अपने माउथ में तीन चीजें पढ़नी है, हमें अपने माउथ में तीन चीजें पढ़नी है, सलिवरी अमाइलेज, बोल रहा हूं, सलिवरी ग्लैंड के बारे में पढ़ना है, टीथ के बारे में पढ़ना है और टंग के बारे में पढ़ना है। सलिवरी ग्लैंड के बारे में हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि हमारे माउथ में तीन सलिवरी ग्लैंड होते हैं, तीनों अलग अलग जगह सिचुएटेड होते हैं, तीनों का अलग अलग नाम होता है। जो पहला सलिवरी ग्लैंड है उसका नाम क्या होता है हमारा, वो होता है पैरोटिड ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड ये कहां सिक्रीट ये कहां पर प्रेजेंट होता है, ये हमारे कान के नीचे यहां पर प्रेजेंट होता है, इसको बोलते हैं पैरोटिड ग्लैंड। जो दूसरा सलिवरी ग्लैंड होता है उसका नाम होता है सबमेंडिबुलर ग्लैंड, जो कि कहां प्रेजेंट होता है, हमारे नीचे वाले जबड़े पर। ये नीचे वाला जो जबड़ा है जिसको मैंडिबल बोलते हैं, इस नीचे वाले जबड़े पर यहां इन दोनों हिस्सों पर प्रेजेंट होता है सबमेंडिबुलर ग्लैंड। जो तीसरा सलिवरी ग्लैंड होता है जिसको कि हम क्या बोलते हैं, सबलिंगुअल ग्लैंड, ये हमारे जीभ के नीचे वाले हिस्से पर सबलिंगुअल ग्लैंड प्रेजेंट होता है। इन तीनों ग्लैंड का काम क्या होता है, ये तीनों ग्लैंड मिलके जो है सलाइवा को सिक्रीट करने का काम करते हैं। वैसे तो ये सलाइवा हमेशा कंटिन्यूअसली 24 घंटे हमारे माउथ में सिक्रीट होता रहता है, लेकिन इसका सिक्रीशन तब ज्यादा बढ़ जाता है जब हम कोई चीज खा रहे होते हैं या जब हम कोई टेस्टी चीज देखते हैं। ठीक है, तो तब भी हमारे मुंह में पानी आना शुरू हो जाता है, यानी कि तब भी ये जो सलाइवा है वो सिक्रीट होना शुरू हो जाता है। आ गई बात समझ में। उसके बाद मैंने आपको सलाइवा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए। जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मैंने बताया वो ये है कि एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी में एक दिन में लगभग 1 से 1.5 लीटर सलाइवा जो है वो सिक्रीट होता है एक दिन के अंदर। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया कि मम्स नामक जो डिजीज होती है जिसको कि हम गलसुआ हिंदी में बोलते हैं, ये जो डिजीज होती है ये हमारे पैरोटिड ग्लैंड में, यानी कि इस वाले ग्लैंड में वायरस के इन्फेक्शन की वजह से, वायरल इन्फेक्शन की वजह से होती है। इसमें होता क्या है कि हमारे जो पैरोटिड ग्लैंड है ये फूल जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा फेस जो है पूरा डिफॉर्म हो जाता है, यहां पर स्वेलिंग होती है, दर्द होता है और बॉडी में फीवर रहता है। ये जनरली बच्चों में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये जो मम्स नामक जो डिजीज है जिसको गलसुआ बोलते हैं, ये हमारे पैरोटिड ग्लैंड के वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है। आगे बात समझ में। ठीक है, उसके बाद जो तीसरी इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई वो ये है कि हमारा जो सलाइवा जो होता है, जो कि हमारे मुंह में बनता है, उस सलाइवा के अंदर दो चीजें पाई जाती हैं। उस सलाइवा के अंदर दो चीजें पाई जाती हैं, वो चीजें नहीं बोलूंगा, उसको एंजाइम्स बोलूंगा। उस सलाइवा के अंदर दो एंजाइम्स पाए जाते हैं। जो पहला एंजाइम है उसका नाम है सलिवरी अमाइलेज, जिसको हम टाइलिन भी बोलते हैं, और जो दूसरा एंजाइम है उसका नाम है लाइसोजाइम। इस लाइसोजाइम का क्या काम होता है, इसके अंदर एंटीबैक्टीरियल एक्शन होता है, यानी कि ये छोटे मोटे बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है, छोटे मोटे बैक्टीरिया को मारने का काम करता है। अगर हम कोई फूड खा रहे हैं और उस फूड के माध्यम से छोटे मोटे बैक्टीरिया अगर हमारे माउथ में चले जाएं, तो उन बैक्टीरिया को ये जो लाइसोजाइम है वो किल कर देता है, यानी मार देता है। आगे बात समझ में। उसके बाद अगर बात करी जाए सलिवरी अमाइलेज, जिसको कि हम टाइलिन भी बोलते हैं, अगर इसकी बात करी जाए तो ये क्या करता है, ये कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है। ये प्रोटीन पर कोई इफेक्ट नहीं डालता, फैट पर कोई इफेक्ट नहीं डालता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है। कार्बोहाइड्रेट में भी किस कार्बोहाइड्रेट को, स्टार्च को डाइजेस्ट करता है, और स्टार्च को डाइजेस्ट करके किस में कन्वर्ट कर देता है, माल्टोज में। ध्यान रखिएगा, ये जो सलिवरी अमाइलेज है ये स्टार्च को डाइजेस्ट करके उसको कन्वर्ट कर देता है माल्टोज में। ठीक है, तो ये तो बात हो गई हमारी सलिवरी ग्लैंड के बारे में कंप्लीट। अब हम बात करते हैं अपने टीथ के बारे में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, टीथ को डिस्कस करने से पहले एक काम करते हैं, पहले टंग को डिस्कस कर लेते हैं। टंग बहुत छोटा सा टॉपिक है, एक बार उसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो इतना नोट कर लीजिए। एक बार मैं वीडियो देख लूं। हाँ जी, तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं अपना टंग। अभी ये माउथ ही चल रहा है, मैंने आपको बताया था कि माउथ के अंदर तीन चीजें पढ़नी है। एक सलिवरी ग्लैंड के बारे में जो हम पढ़ चुके, उसके बाद टंग के बारे में पढ़ेंगे जो कि हम पढ़ने जा रहे हैं, उसके बाद हम टीथ के बारे में पढ़ेंगे। तीन चीजें जब हम पढ़ लेंगे तब जाके हमारा माउथ कंप्लीट होगा। उसके बाद माउथ के आगे बढ़ेंगे, आगे चीजों के बारे में पढ़ेंगे। इस तरीके से करके हम एक एक चीज को पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। तब जाके जब हम पूरा एनएस तक पढ़ लेंगे तब जाके हमको पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम समझ में आएगा, और तब समझ में आएगा कि किस तरीके से हम कोई खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी में जाके वो खाना जो है डाइजेस्ट होता है।
ठीक है, चलिए समझिए मेरी बात को। अब दूसरी चीज है टंग। टंग क्या होता है? टंग इज अ मस्कुलर ऑर्गन, टंग इज अ मस्कुलर ऑर्गन which is freely movable, which is freely movable, which is freely movable and is attached to the floor of mouth with a muscle called frenulum. ध्यान दीजिएगा। देखिए टंग के बारे में अगर देखा जाए तो टंग हमारा एक मस्कुलर ऑर्गन है, ये मसल से बना हुआ ऑर्गन होता है, इसमें कोई बोन्स नहीं होती हैं, ठीक है, पूरा प्रॉपर मसल से बना हुआ ऑर्गन होता है, ये फ्रीली मूवेबल होता है। आप चाहें तो अपने टंग को पूरे को अपने माउथ में घुमा सकते हैं, अपने माउथ के हर एक ऑर्गन को अपने टंग से टच करा सकते हैं, ठीक है। तो टंग एक मस्कुलर ऑर्गन है जो कि फ्रीली मूवेबल है, वो फ्रीली मूव कर सकता है। और ये जो टंग होता है ये हमारे माउथ के अंदर, मतलब हमारे माउथ के अंदर, हमारे जो माउथ है उस माउथ का नीचे वाला जो हिस्सा होता है उससे अटैच्ड होता है, और जिस हिस्से से ये अटैच होता है, जिस हिस्से से जुड़ा होता है ये टंग, उस हिस्से को बोलते हैं फ्रेनुलम। उस हिस्से को क्या बोलते हैं? फ्रेनुलम। तो ध्यान रखिएगा, जो हमारी जो जीभ है, जो टंग है, ये हमारे माउथ के अंदर मस्कुलर ऑर्गन है, ये फ्रीली मूवेबल होती है, और ये हमारे मुंह के अंदर जिस सरफेस से जुड़ी होती है उसको हम बोलते हैं फ्रेनुलम, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो टंग होती है ये, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। उसके बाद इस टंग के ऊपर अगर देखें, अगर आप गौर से, अगर आप किसी की जीभ को अगर आप गौर से देखें तो उसकी जीभ के ऊपर आपको ऐसे छोटे छोटे दाने जैसे दिखेंगे। अगर आप गौर से देखें तो किसी के भी जीभ के अंदर छोटे छोटे प्रोजेक्शंस दिखते हैं, ऐसे छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे, ऐसे छोटे प्रोजेक्शंस दिखते हैं। मतलब किसी की भी जीभ बिल्कुल स्मूथ नहीं होती है, थोड़ी सी रफ होती है। तो ये जो छोटे छोटे प्रोजेक्शंस होते हैं, इन्हीं से मिलके हमारे बनते हैं टेस्ट बर्ड्स। इन्हीं छोटे छोटे प्रोजेक्शंस को, वैसे इन छोटे छोटे प्रोजेक्शंस को बायो की भाषा में पेपिला बोला जाता है, यानी छोटे छोटे प्रोजेक्शंस को बायो की भाषा में पेपिला बोला जाता है, और इन्हीं पेपिला से मिलके बनते हैं हमारे टेस्ट बर्ड्स। टेस्ट बर्ड्स का मतलब क्या होता है? जिससे कि हमको किसी भी चीज के टेस्ट के बारे में अंदाजा होता है कि कोई चीज मीठी है या कोई चीज खट्टी है या कोई चीज तीखी है, मतलब किसी भी चीज के टेस्ट के बारे में अंदाजा जो है हमारे टंग से होता है। और टंग में भी कैसे होता है? हमारे टंग के ऊपर, अगर आप टंग को निकाल के देखें तो टंग के ऊपर जो है छोटे छोटे प्रोजेक्शंस होते हैं, मतलब ऐसे उठा हुआ पार्ट होता है, जिसको कि हम क्या बोलते हैं? पेपिला बोलते हैं बायो की भाषा में। और उन बहुत सारे पेपिला से मिलकर बनता है हमारे टेस्ट बर्ड्स, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये हमारा टंग कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो टंग के बारे में क्या पढ़ा, दोबारा एक बार रिकॉल करा देता हूं। टंग एक मस्कुलर ऑर्गन है जो कि फ्रीली मूवेबल होती है, ये हमारे माउथ के नीचे वाले हिस्से से ऐसे अटैच्ड होती है, जिस हिस्से से अटैच्ड होती है उसको हम फ्रेनुलम बोलते हैं। टंग के ऊपर का सरफेस स्मूथ नहीं होता, उसके ऊपर छोटे छोटे दाने जैसे होते हैं, जिसको कि हम पेपिला बोलते हैं। और इन्हीं पेपिला से मिलके बनते हैं हमारे टेस्ट बर्ड्स, ठीक है। टेस्ट बर्ड्स यानी कि जिससे कि हमको किसी टेस्ट के बारे में अंदाजा होता है। आगे बात समझ में, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब ये हो गया हमारा टंग कंप्लीट, ठीक है। अब हम बात करते हैं टीथ। चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब हम बात करते हैं टीथ के बारे में। टीथ के बारे में अगर बात करी जाए तो ह्यूमन टीथ जो होता है, जो ह्यूमन टीथ होते हैं उनके अंदर 3 खूबियां होती हैं। जो ह्यूमन टीथ होते हैं उनके अंदर 3 खूबियां होती हैं। जरा ध्यान से समझिएगा। जो ह्यूमन टीथ होते हैं उनके अंदर जो पहली खूबी है वो है थीकोडॉन्ट होते हैं। वो जो हैं, या थीकोडॉन्ट छोड़िए आप, एक होते हैं डायफायोडोंट और दूसरा होता है हेट्रोडोंट। थीकोडॉन्ट बताऊंगा, ज्यादा डिटेल हो जाएगा, बहुत ज्यादा डिटेल हो जाएगा, ठीक है, उतना डिटेल नहीं बता रहा हूं, ठीक है।
देखिए जो ह्यूमन टीथ होते हैं उनके अंदर दो खूबियां होती हैं, एक होता है डायफायोडोंट और दूसरा होता है हेटेरोडोंट। यानी कि जो मनुष्य के जो दांत होते हैं वो डायफायोडोंट भी होते हैं और मनुष्य के जो दांत होते हैं वो हेटेरोडोंट भी होते हैं। अब इस अजीबोगरीब शब्द का क्या मतलब है मैं आपको बताता हूं, जरा ध्यान से समझिएगा। देखिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूं हेटेरोडोंट का क्या मतलब है। जो हेटेरोडोंट का क्या मतलब होता है, हेटेरोडोंट का मतलब होता है कि जो ह्यूमन टीथ होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। इट मींस हेटेरोडोंट मींस it means human teeth are of four different types। इंसान के जो दांत होते हैं वो चार डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। उनका क्या नाम है? सबसे पहले का नाम है इंसीजर्स। ठीक है, इंसीजर्स कौन से दांत होते हैं मैं आपको अभी बताऊंगा, फिलहाल समझिए। इंसीजर्स का मतलब होता है टू कट, इनका काम क्या होता है? टू कट और टू होल्ड समथिंग। इंसीजर्स का काम होता है टू कट और टू होल्ड समथिंग। जो दूसरा होता है वो होते हैं कैनाइंस। कैनाइंस का काम क्या होता है? टू टीयर समथिंग। ठीक है। जो तीसरा होता है उसका नाम होता है प्रीमोलर्स। प्रीमोलर्स का काम क्या होता है? टू च्यू समथिंग। और लास्ट वाला अभी बता रहा हूं, समझिए मेरी बात को। देखिए सबसे पहले इंसान के जो दांत होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं। इसीलिए इंसान के दांतों को हेटेरोडोंट बोला जाता है। हेटेरोडोंट मींस डिफरेंट टाइप के, अलग अलग टाइप के टीथ से मिलकर बना होता है इंसान के जो दांत होते हैं। ठीक है, जो सारे दांत होते हैं वो एक जैसे नहीं होते हैं, सारे अलग अलग होते हैं, सबका अलग अलग फंक्शन होता है, इसीलिए इसको हेटेरोडोंट बोला जाता है। कुल कितने प्रकार के इंसान के दांत होते हैं? वो चार प्रकार के होते हैं। पहले का नाम होता है इंसीजर्स। इंसीजर्स कहां होते हैं मैं आपको बताता हूं। देखिए जो हमारे सबसे आगे वाले जो दांत हैं, ये ऊपर के जो दो दांत हैं, जो सबसे आगे वाले जो दांत हैं, ऊपर के दो आगे वाले दांत और नीचे के जो दो आगे वाले दांत, इनको बोला जाता है इंसीजर्स। ये इंसीजर्स जो होते हैं ये बहुत ही शार्प होते हैं। इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है आगे से अगर किसी चीज को आप ले रहे हैं, मतलब अगर माउथ में पकड़ रहे हैं आप, ठीक है, तो इसका काम होता है किसी चीज को होल्ड करके रखना। जैसे आपने देखा होगा बिस्किट वगैरह अगर हम पकड़ना होता है अगर हमको अपने दांतों से, तो हम आगे वाले हिस्से से पकड़ के रखते हैं। ठीक है, तो इसका काम होता है किसी चीज को होल्ड करके रखना या किसी चीज को बाइट करना। आपने देखा होगा अगर किसी चीज को, जैसे मान लीजिए रोटी का रोल है, अगर आपको उसको बाइट करना है तो आप कहां से बाइट करेंगे? आगे वाले दांतों से। उसी तरीके से अगर आपको एप्पल बाइट करना है, ठीक है, तो आप कहां से बाइट करते हैं? आगे वाले दांतों से। ठीक है, तो जो आगे के चार दांत होते हैं, दो ऊपर के और दो नीचे के, इनको बोला जाता है इंसीजर्स। इंसीजर्स का काम क्या होता है? किसी चीज को होल्ड करके रखना, पकड़ के रखना, या फिर किसी चीज को बाइट करना। बाइट करने का काम और होल्ड करके पकड़ के रखने का काम होता है इंसीजर्स का। दूसरा होते हैं कैनाइंस। कैनाइंस कहां होते हैं? देखिए आगे के दो दांत ऊपर के और आगे के दो दांत नीचे के अगर हटा दिए जाएं तो इन दो दांत के बाद एक दांत इधर, एक दांत इधर, एक दांत नीचे, एक दांत नीचे, मतलब कि ऊपर वाले जबड़े पर दो दांत और नीचे वाले जबड़े पर दो दांत। ये जो होते हैं, आपने देखा होगा किसी किसी इंसान के जो दांत होते हैं वो ज्यादा बाहर की तरफ निकले होते हैं और नीचे से भी ज्यादा बाहर की तरफ निकले होते हैं। ठीक है, इनको बोला जाता है कैनाइंस। ठीक है, इन दांतों का काम क्या होता है? ये ऊपर वाले जबड़े पर भी दो होते हैं, इधर की साइड एक, इधर की साइड एक, नीचे एक, नीचे एक। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है किसी चीज को चीर फाड़ करना। ठीक है, आपने देखा होगा जैसे कि अगर हमको कोई अगर किसी चीज का पैकेट फाड़ना है, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि कोई शैम्पू का पाउच है, अगर उसको फाड़ना है, ठीक है, या चॉकलेट का जो रैपर है उसको अगर फाड़ना है और हाथ से नहीं फट रहा है, तो हम कहां से फाड़ते हैं? आपने देखा होगा आपके दांत के इस वाले हिस्से से, यानी कि कैनाइन से जो हम किसी चीज को फाड़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जो लोग नॉनवेज वगैरह खाते हैं तो नॉनवेज में जो फ्लैश होता है उसको अगर चीर फाड़ करना होता है तो हम इस वाले दांत का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि कैनाइंस का इस्तेमाल करते हैं। जो ये लायंस वगैरह होते हैं, जो डॉग्स वगैरह होते हैं, इसमें आपने देखा होगा कि इनके जो कैनाइंस होते हैं वो बहुत ही ज्यादा बाहर निकले होते हैं। लायंस और डॉग्स में इनके जो कैनाइंस होते हैं, एक दांत यहाँ, एक दांत यहाँ, एक नीचे, एक इधर। ठीक है, इनके जो कैनाइंस होते हैं बहुत ही ज्यादा बाहर निकले होते हैं, इसलिए इजीली किसी चीज को पकड़ते हैं तो बड़ी तेजी से फाड़ देते हैं ये। ठीक है, अगर इसीलिए जो ये लायंस वगैरह होते हैं किसी भी जानवर को जब पकड़ते हैं तो बड़ी तेजी से और बहुत जल्दी से फाड़ देते हैं, क्योंकि इनके जो कैनाइंस होते हैं ये बहुत ही ज्यादा डेवलप्ड होते हैं। ठीक है,
इंसान में इतने ज्यादा डेवलप नहीं होते हैं, बट किसी किसी इंसान के अंदर जो है आपने देखा होगा किसी किसी के जो कैनाइंस होते हैं बहुत ज्यादा बाहर निकले होते हैं, जिसको लोग वैम्पायर टीथ भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये होता है कैनाइंस का काम। तीसरा होता है प्रीमोलर्स। ठीक है, प्रीमोलर्स क्या होते हैं समझिए, मैंने बताया आगे के 2 दांत इंसीजर, उसके बाद एक दांत इधर और एक दांत इधर, ये हो गए कैनाइंस। उसके बाद, ठीक है, उसके बाद पीछे के 2 दांत जो कि मोटे मोटे होते हैं, इन 2 दांतों का काम क्या होता है, इनको हम बोलते हैं प्रीमोलर्स, इनको बोलते हैं प्रीमोलर्स। ये ऊपर भी 2, इधर भी 2, इधर भी 2, नीचे भी 2, इधर भी 2। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, यानी कि 2, 2, 4, 2, 6 और 2, 8, कुल 8 दांत होते हैं ये आपके प्रीमोलर्स। इनका काम क्या होता है, किसी चीज को चबाना, किसी चीज को चबाने में ये मदद करते हैं हमारे प्रीमोलर्स। और इस प्रीमोलर्स के बाद लास्ट के पीछे के जो 3 दांत होते हैं, पीछे के जो 3 दांत होते हैं, जिसमें से आप जितने लोग हैं उसमें से पीछे के आप लोगों के पास सिर्फ 2 ही दांत होंगे। जो सबसे लास्ट वाला जो दांत होता है वो एक्चुअल में 17-18 साल के बाद की एज में आता है, जिसको कि हम विजडम टीथ बोलते हैं। लगभग किसी के भी किसी को तो 20 साल के बाद भी आता है वो। ठीक है, जो सबसे लास्ट का टीथ होता है उसको हम विजडम टीथ बोलते हैं। ठीक है, वो एक्चुअल में ये प्री मोलर्स के बाद जो लास्ट वाला हिस्सा होता है उसको मोलर बोलते हैं। मैं आपको बताता हूं, इतना आप नोट कर लें फिर मैं आपको बताता हूं, इतना नोट कर लें। हाँ जी, तो 3 दांत मैंने आपको बता दिए, इंसिजर्स, कैनाइंस, प्रीमोलर्स, और जो लास्ट वाला जो दांत है इसका नाम है मोलर। मोलर, ये मोलर जो होते हैं, ये मोलर जो होते हैं ये 3 इधर होते हैं, 3 इधर होते हैं, 3 नीचे और 3 इधर। ठीक है, टोटल 3, 3, 6, 3, 9 और 3, 12, टोटल 12 मोलर टीथ होते हैं। जिसमें से अगर कोई व्यक्ति 18-19 साल से कम का है तो उसके मुंह में इधर भी 2 ही मोलर होंगे, इधर भी 2 ही मोलर होंगे, इधर भी 2 ही और इधर भी 2। ठीक है, जो लास्ट वाला जो मोलर होता है, जो विजडम टीथ होता है, ये जो है आपकी 17-18 साल की उम्र के बाद या कभी कभी 21-22 साल की उम्र के बाद भी आता है। ठीक है, जिसको कि हम बोलते हैं अकल दाढ़ आ रही है, अकल दाढ़ हिंदी में बोलते हैं, इसको मोलर टीथ बोलते हैं, लास्ट मोलर, विजडम टीथ। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। तो अगर नॉर्मली आपके बारे में बात करी जाए तो 2 मोलर आपके इधर होंगे, 2 इधर होंगे, 2 इधर और 2 इधर। ठीक है, यानी कि 2, 2, 4, 2, 6 और 2, 8। इन मोलर्स का काम क्या होता है, किसी चीज को चबाना, किसी चीज को चबाना, और मतलब टू ग्राइंड समथिंग, टू ग्राइंड समथिंग। अब आप कहेंगे कि प्री मोलर्स और मोलर्स दोनों का काम तो लगभग सेम ही है। यस, बिल्कुल सही कहा आपने कि जो प्री मोलर्स होते हैं और जो मोलर्स होते हैं इनका काम लगभग सेम होता है। ठीक है, तो हमने कुल 4 प्रकार के अपने दांत पढ़े। सबसे पहला इंसिजर्स होते हैं। इंसिजर्स जो होते हैं आगे के दांत होते हैं, इनका काम होता है किसी चीज को पकड़ना, टू होल्ड समथिंग और टू कट समथिंग, या किसी चीज को काटना। ठीक है, उसके बाद एक दांत इधर, एक दांत इधर और एक दांत इधर, एक दांत इधर, कुल 4 दांत होते हैं जो कि सिंगल होते हैं, बहुत ही शार्प होते हैं। इनका काम क्या होता है, इनको बोलते क्या है, इनको बोलते हैं कैनाइंस। कैनाइंस का काम क्या होता है, किसी चीज को चीर फाड़ करना। ठीक है, टू टियर समथिंग। ठीक है, उसके बाद आता है जो तीसरे टाइप का जो हमारा टीथ होता है उसको हम बोलते हैं प्रीमोलर्स। प्रीमोलर्स जो होते हैं वो इधर भी 2, इधर भी 2, इधर भी 2, इधर भी 2, टोटल 8 प्रीमोलर्स होते हैं। इन प्रीमोलर्स का काम क्या होता है, टू ग्राइंड समथिंग, टू ग्राइंड समथिंग और टू च्यू समथिंग। और लास्ट में होता है हमारे मोलर्स। मोलर्स जो होते हैं इनका भी काम जो होता है टू ग्राइंड समथिंग और टू च्यू समथिंग। ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे टीथ, टंग और हमारे सैलिवरी ग्लैंड। और इसी के साथ जो है हमारा माउथ का जो पार्ट है वो पूरा कंप्लीट होता है। अब हमको पढ़ना है माउथ के बाद अगला पार्ट जो कि है फेरिंग्स। ठीक है, हमारा माउथ कंप्लीट हो गया। माउथ में हमको 3 चीजें पढ़नी थी, एक है सैलिवरी ग्लैंड, दूसरा है टीथ और तीसरा है टंग। ठीक है, इन तीनों को हमने कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे माउथ का अगला पार्ट, दैट इज फेरिंग्स। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।